करने के बाद फिर ये देखना है कि उसकी सेफ्टी भी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसको देखना है, उसमें फेज 1 लोगों पे होता है इस तरह की स्टेप, ठीक है ना। ये प्रोग्राम आप एक पेज निकालो, उस पे लिखो Write it down, make some figures, because we have to present each one of you, not every one of you, at least 2 people come over. जिसको हम लोग कहते हैं टॉक सिस्टम। अब टॉक करने के बाद आपने देखा कि आपका क्या टॉक्स आता है। टॉक्स आपने किया 2 करने के बाद क्या डिस्कस किया अब आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कैसे आप IND बनाएं। अब IND के लिए इसको करेंगे। अब पेशेंट जा रहा है फर्स्ट इन ह्यूमन, तो यहाँ सबसे पहला काम होगा फर्स्ट इन ह्यूमन डोज। अब मान लो 2 mg इसके बाद आप पेशेंट देखने की भाई जाहिर सी बात है, जब आपको डोज पड़ेगा पेशेंट कौन से डिजीज़ पता है, कैंसर है मान लो, कौन सा मान लो लंग कैंसर। अब लंग कैंसर के लिए आप साइट देखने पड़ेंगे, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उसकी एक फेज़ 1 वहाँ पे आपको सेफ्टी क्या मिलेगी कि ड्रग जितना देने के बाद पता चला कि 2 mg से आपने शुरू किया और 10 mg जैसे ही पहुँचे पेशेंट जो प्रॉब्लम देखने वाले तो 10 mg से ऊपर हम नहीं जा सकते। अब आपका बेस्ट डोज 10 mg था, 10 mg पे आपने फेज़ 2 किया, क्या किया। अब यहाँ एफिकेसी देखेंगे, क्या देखेंगे, बस इतना एक प्लान बनाओ बेटा कि आप क्या करोगे, किसके जाओगे, मेडिकल में जाओगे, वहाँ डॉक्टर से मिलोगे। मतलब ये पॉइंट में ये आस्पेक्ट में चेक करना ही करने से कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखिएगा, आइडिया चोरी ना हो जाए। इसमें आप लोग एक चीज़ ये भी देखिएगा कि कौन कौन फंक्शंस हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में बात करी थी तो डिपार्टमेंट वाले एग्री हैं इस पर, लेकिन इसका मैं पूरा प्रपोजल बनाऊंगा। उस पर फिर हम इसके अंडर में अंडर में टीचर के बारे में रेगुलेटरी एजेंसी कोई है जो देखेगी दे देगा। जवाब नहीं हो सकते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग चलो उस पर हम बात करेंगे, पर जैसे तो हम नहीं प्लान कि हम नहीं करते उस अराउंड पार्टनर से कैसे नॉन रेगुलेटरी स्टफ उसके बाद एजेंसी काम करती है, कमेटी काम नहीं करती। अगर कोई स्टडी रही वो एथिकल कमेटी से पास करने के अंदर आपको आगे सबमिशन कौन देगा, आगे नेक्स्ट लेवल का सबमिशन कौन देगा, आप पब्लिकेशन कर सकते हो, तो उनका डाटा क्या निकालोगे।
वो हम लोगों ने रिपोर्ट्स करेंगे सारे क्या जैसे कि हमारा जैसे टेस्ट मामला है साइटोकाइन साइटोकाइन से मार्कर्स होते हैं और विद इन कार्डियोलॉजी या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो तो वो करना जैसे अगर तो वो अगर नॉर्मल एक टाइप से रहता है बाद में नॉर्मल क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स या फिर में भी स्टडी करने की इसको टॉक्सिसिटी के लिए कि करना पड़ेगा ना। आप इसको बनाओ जल्दी से प्रोड्यूस कर लो, सब लोग मिलके प्लान बना लो कि एक प्रपोजल है कि हमारे पास उन्होंने ये मॉलिक्यूल दे दिया तुमको अब देने के बाद अब आप कैसे गए कि ये एक पूरा एक रन करके बनाओ, सब लोग डिस्कस करो फिर कि हम यहाँ करेंगे फिर यहाँ DMP के घूम जाओ ना सब लोग यार, तुम लोग डिस्कशन घूम जाओ सही से बैठ के क्या है अपने दिमाग में ये सब बताओ कि जैसे हुआ इन्होंने दिया अब हम क्या क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ टॉक्स की स्टडी करेंगे, फिर किस जैसे करेंगे, टॉक्स स्टडी करने के बाद फिर हम कैसे अटेंड करेंगे, फिर हम किसी रेगुलेटरी को सबमिट करेंगे, फिर वो परमिशन मांगेंगे, फिर तुम्हारा काम में तुम्हें सबसे पहले एडमिट करना है, एडमिट नहीं करोगे तो कोई पूछेगा नहीं, टॉक्स डाटा कहाँ से लाओगे? इसमें टॉक्सिकोलॉजी इसमें वो बताते हैं। हाँ, इसमें वही ना बेसिकली इसमें पैरामीटर होते हैं टॉक्सिकोलॉजी में IC50 और GC50 IC50 होता है इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है 50% कंसंट्रेशन और GC50 होता है डेथ कंसंट्रेशन 50%। तो उससे You पता take the चलता help of AI and everything, but try to apply what you have learned so far. इससे हमें पता चलता है कि कितना कंसंट्रेशन होता है, यानी जैसे संजय बताया MG 10 MG 5 MG में कितना लेना है, तो उसमें हमें यहाँ पता चलता है कि इसमें ड्यूटी इफेक्टिव है, तो उसका मैं उस पर चेक करा लेकिन ह्यूमन में 30 MG को नहीं चलेगी, मतलब पेस में ये तो 30 MG तो दिखता है, इसके ऊपर तो लिखा है गोल्डन जब तक लैब लेकिन हमको स्विच करना है कंडीशंस जो होती हैं इसमें और जाने जब के हमें लिए प्रोटीन के बारे में बात एनिमल करें, प्रोटीन इज वेरी तो मॉलिक्यूलर प्राउड जब हमारे सेल इंटरैक्शन तो जब हमने कंट्रोल कंडीशन लैब में टेस्टिंग में सब काम करें तो बाइंडिंग हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर प्राउड जब वो एक सेलुलर एनवायरनमेंट में जा रही है तो क्या इसी वजह से हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट हम इन सिलिको एक प्रॉपर कंट्रोल कंडीशंस ठीक वहाँ से आप जैसा चाहेंगे सब कुछ वैसे कर सकते हैं। उसके बाद चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं कंट्रोल वो बढ़ जाएंगे, पहले मान लीजिए 50 दिया वो कितने हो जाएंगे 100 50 हो जाएगा, फिर उस पर हम चेक करेंगे अब उस पर भी कुछ आया कि नहीं 10 तो हो रहा है तो उसमें भी कुछ 10 इफेक्टिव नहीं है तो बड़ा भी सही टेस्टिंग अब इसमें ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अपने सर पे डिस्कस कर रहा था, जैसे ड्रग का ट्रायल थोड़ा सा मुश्किल है, ये ड्रग जो कि वो केमिकली सिंथेटिक भी बनती है और नेचुरल भी होती है, तो सिंथेटिक थोड़ी सी वो डिफिकल्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं तो प्लांट बेस्ड तो वो प्लांट बेस्ड जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनको ले जाना ईजी है, क्योंकि हमारा जो ADMT का होता है विदाउट ADMT डोंट गेट ठीक है, तो ADMT बहुत
continuous absorption, digestion, metabolism, excretion and toxicology just to get in short 8 minutes. तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है। तो जो हर्बल मेडिसिन हैं, जो हर्बल ड्रग्स हैं, होती हैं जैसे उनकी ट्रीटमेंट प्रोफाइल अच्छी होती है, क्योंकि नॉर्मली तो हम यूज़ करते हैं ना उसको, मान लीजिए कोई कलौंजी का तेल है, ठीक है, ऑनियन का तेल है, उसका तेल है, उसका तेल है, अब वो ऑयल क्या है, कोल्ड प्रेस देना, जेब्राफिश के बारे में भाई काम कर रहे हैं, बता सकते हैं इसमें कार्डियोवास्कुलर तो ये एडल्ट प्रोफाइल टॉक्सिक इफेक्ट लेकिन आप इसी का काम करें। तो अगर आप उसको एक चम्मच ले रहे हैं तो गुड, बट जेब्राफिश में होता है ना काम हार्ट से मेन हार्ट के लिए ही होता है। तो इंसिडेंट में मुझे लगता है इन विट्रो कितना यूज़ कर तो क्योंकि वो हार्ट से मायोब्लास्ट पे ही टेस्ट करें तो वो इन विट्रो में कार्डियक मायोब्लास्ट क्योंकि वो हार्ट सेल्स ही हैं तो उनकी क्या कहते हैं, अगर हम लोग फिर फर्दर टेस्ट बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हार्ट सेल्स पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हार्ट सेल्स H9C इंस्टेड ऑफ हमें ये दिखा के लेकिन मतलब अगर आप याद प्रोसीड करना है उसमें तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग मेडिसिन जैसे कोई मतलब हम जो भी सेल लाइन लेंगे मतलब कुछ तो रैशनल हमारे सोच में उसको तो मुझे लगता है अगर हम मल्टीपल सेल लाइन कॉन्सेप्ट पे भी करते हैं तो एक हमारा मतलब सोचने में ये है कि हम लोग एक सेल लाइन ये भी रखें जो डायरेक्ट हार्ट सेल मतलब आप एक बात समझ रहे हैं क्योंकि जो ड्रग होगा तो हम लोग कार्डियोवास्कुलर उसमें हम सब ड्रग्स ही ले सकते हैं, मतलब हम लोग मतलब रैशनल में बता रहा हूँ कि अगर हमें कोई सेल लाइन चूज़ करनी है तो हमें ये एक तो रखनी है, इसके अलावा भी हम और दूसरी सेल लाइन तो एक तरह से फॉर जैसे अगर हमें इन विवो में कोई किसी ऑर्गन में ज़्यादा इसका मतलब एक्टिवेशन ज़्यादा वो तो नंबर आता है हम ऐसे करेंगे तो उसकी सेल लाइन तो इन विवो में मैंने प्रोबेबिलिटी बहुत हाई नंबर मॉडल 2 की कमाएगी, मतलब क्या चांसेस है शुरू में उसमें इंजेक्ट जैसे पेट्रोल देंगे बीपी की दवा है तो IV हम लोग तो फिर हम लोग डायरेक्ट बीपी को चेक करते हैं उसके लिए बेस्ट मॉडल ये भी रैशनल बाई फार द बेस्ट मॉडल टू स्टडी इसलिए क्या वो स्लो चार्ट तो मैं सेल ये तो भी बाकी लोग कि हम एनिमल बॉडी में ये मैं
आप किसी पेटेंट मेरा भी रिसर्च स्टार्ट होने वाला है हाँ मास्टर्स बाकी मेरे नहीं आप जनरल साथ एडजस्ट कर पाएंगे आप कहीं ऐसा कुछ नहीं हमारे हम सब बराबर हैं नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है हम आइडियाज़ दे सकते हैं प्रेजेंट आप ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसा लग रहा हाँ है आइडियाज़ क्योंकि हमारे कुछ टाइम मास्टर एक घर से उठा लेंगे इसलिए हम तैयारी नहीं ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है कोई प्रीलिमिनरी हमें एक आइडिया है कि हम जो पता है समझा Done this, yes, need more time. Fine. Go to 12, but get done early, let's know. Nothing is silos, it's all interactive, no? I can't see you together sitting together. Discuss, no? इसी में तुम पाओगे एक नेचुरल लीडर बन जाते हैं। मतलब इसकी एक्टिविटी इससे सिमिलर है मुझे हाँ तो हम इसमें भी कोई चूज़ करेंगे जैसे साइबरेशन वो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट होगा स्क्रीन में हम उसके बाद हम उसकी जैसे हम लॉगिंग करेंगे उसका जस्ट बस ऐसे जस्ट इसमें हम लोग हमारे हिसाब से हमारे जगह से किसी को कोई हार्म नहीं जो मर्जी वो चीज़ बहुत यहाँ हम 5 जो मैं बता रहा हूँ चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है ईजी ताकि सबको समझ में क्या डिस्कस कम से कम लेवल चलते हैं
सर ने बोला ना कि ब्लड प्रेशर फिर हार्ट से इसलिए आपके कॉम्प्लेक्सिटी वन टेंथ तो फिर ह्यूमन में नहीं All right, 2 minutes left. We'll be starting with the So we'll go in this order, target identification, then preclinical, then clinical, right? मेरा मेन फोकस है ये तो समझ में आ गया कि माइक लग गया ना कॉम्प्लिकेटेड तो इसमें एडमिट जो है ना अच्छी नहीं आती So just one moment, you can arrange your presentation in such a way, what you want to do, why you want to do, and how you want to do, and what you need for that. So then you ask for funding. What you want to do, why you want to do, and how you want to do. These are the things. And then justify your budget. SPM सेमी प्रोग्राम में आप रिलीज देखेंगे क्लिनिकल विजुअली अपने ड्रग में तो वो कितनी देर में डाटा जनरेट होगा मोस्टली इसमें आप ECR 90 सिंगल रिलेशनशिप है सेफ्टी टॉक्सिसिटी आफ्टर Yes, I think the target identification, you can come up. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे उनके डॉक्टर लाइब्रेरी करे ना बोलना आपको इसको ऐसे कर लो ना साथ लीजिए आप इस पे आइए स्टेज पे। Yeah, can I have your attention now, please? The target identification group. So, just briefly tell your name and then start. The target identification group is going to present. Assalamu alaikum. I am Madiha Ali Khan and I am going to tell how to do the target identification. So we have chosen breast cancer as our disease. So in breast cancer, first we know that in cancer many genes are overexpressed. So we want to target an overexpressed gene. So first we will go by in silico approach to save our time.
So in that we can do like there are databases like GEO database and TCGA database. We will go there and download the data sets of breast cancer, and we'll do the differential gene expression by using R programming or BioPython. Then we will find out the overexpressed genes there, and then after that, when we will find out the overexpressed gene, we can make, there will be a lot of genes, like 4,000, 5,000 genes we will get. So we want to know one gene. So then we will make the network of those genes, like on the string tool, we can make the network. So we will find like more genes that are more overexpressed, then other genes will be eliminated there. Then we will make sub-networks in, we can use Cytoscape for that. So we will make the sub-networks, and in that there are a lot of algorithms in Cytoscape. We can use all of them, and we will find the hub genes from there. Then, for example, we will get one gene that is most overexpressed, that is a top ranked gene, we will get that. And for example, here we can target the HER2 gene that is overexpressed in breast cancer. Then now we want an inhibitor of HER2 gene because it is overexpressed. So for that, we can go on databases like IMPART database that have, from there we can download the plants, the compounds of the plants that can be used for treating the breast cancer. We will make a library of those plants. Then we will do the Lipinski rule testing there by using Swiss ADME, that is a free tool. So there will be a lot of compounds, so we cannot use all of them. So we will filter out the compounds that are less toxic than the other. Then we can go for group docking of those compounds with HER2 gene, and we will found like the top hits compounds. Like if, for example, we get 10 compounds there, then we can do the ADMET analysis of those compounds from Swiss ADME. Then again, so for example, we get 5 top compounds from there that are less toxic than other compounds. Then So just a pause. So ADME will be coming in the target identification, or it's in the preclinical? sir, that Or it's just computational that you're doing it? sir, yes, that computational part. Okay. That is the computational part. Then we can do the MD simulations for finding out what is the best compound. For example, we get one best compound. So here the in silico approach ends here. Then we will go for wet lab, where we can find like a tissue from that is we will do the biopsy tissue that is used in biopsy. So we can get that, and like this part is explained by one of them. Maybe I am not very Okay, well in. good. Any questions, Dr. Ahmed? Yes. Any questions for that? Good. Yeah. Who's the next one from the target identification? Time is the essence. You have got. I think they have assigned someone to do the next part, right? Come over. The mic is right there. So what we have heard so far is she wants to target HER2. The target is HER2 for breast cancer. The disease that you chose is breast cancer, and the target molecule is HER2. And for that, they have done the computational studies, gene expression studies, and they have also done some ADMET studies computationally. This is the summary. Okay, so good afternoon, everyone. My name is Riya Singh, and basically, I shall be talking about neurodegenerative disease, that is Alzheimer's. So Alzheimer's, it is a kind of disease which causes progressive loss of memory in people, and it ultimately leads to dementia. Now, how we are going to identify the target in this case? See, it has already been well documented that there are 2 proteins which are responsible for causing Alzheimer's. One is beta amyloid and another one is
tau. So what happens in this disease is we have normal receptors present on our neurons, and those receptors are called as APP. Now what happens is that there is one enzyme called as BACE1 enzyme, and it tends to cleave that neuron, which leads to accumulation of protein on the brain, and it causes Alzheimer's. So for that, I shall be talking about computational studies which can be used, or in silico studies we can say. So one method is docking. So in docking, what we do is we download the structure of the protein from protein data bank, and after that we tend to minimize the structure of that protein using various softwares that are available, and then we download one ligand of our choice on which we want to do research. So after that we do the interaction between the ligand and the protein, and after that we analyze it. Now after that we use various software such as GROMACS and perform molecular dynamic simulations. Now the thing which we lack in our lab in chemistry department is that... Okay, here don't feel restrictive. Think that you have got unlimited amount of money and everything available. Then what would you do? Don't think with those restrictions in mind. Okay. So after that we would be using softwares such as GROMACS, and in that we perform molecular dynamic simulations. Now here the thing is, these simulations, they require very high softwares. Like they require GPUs and supercomputers, and these facilities are not available in our department or in the IIT also. So for that we have to send our sample to we call them CDAC, and there it takes immense amount of time, like around 6 months or 1 year. They will analyze that and send the results back to us. So it is causing a hindrance in this research part. Okay, good. Very good. So Let's clap for her. And for Thank the you. previous one as well. So my question for you is, Yes, sir. while you're doing all this target identification, the data that you would be mostly having would be from the computational studies. Yes, right? sir. So, but it is necessary if you are applying for any kind of funding, if you want your idea to be funded, then you have to show it with the wet science experiment as well. Yes, wet lab studies. So- Our group, another person is there. Oh, She okay, shall be someone else talking is also about coming? I it. thought they were just two. Okay, Yes. just come on, quick then, because we are already 29 here. Come on, we have got just 2 to 3 minutes max. Time is money. Time is of essence. Come on. So you have got 3 minutes to go. For clinical trials, we do biopsy. We take a normal cell and the disease cell. So in disease cell, the receptors, the biomarkers that are present are overexpressed. Like HER2 receptor, it is generally involved in for repair and the cell growth. So it is overexpressed. So the we can detect. So this cell is disease. So according to that, we develop our drug, like how to deliver the drug on a specific site. Like we can focus on the lock and key mechanism. We develop the drug using the nanocarriers that will go and bind to the site, and then we can do our... Good. Clapping should be a bit louder. All right, so I would just comment here from the target identification to the target identification group. See, you have to understand the biology of the target. You have to know your molecule and how does it behave. So there are generally some studies done. I'll come there so that you don't have to turn around. So there are some studies that are done which are known as gene silencing studies. So what happens, how to know that Sachin is the batsman who's holding the entire team?
by not sending Sachin to play. You will know if the team fails, that means yes, he was the one. So similarly, you do the gene knockdowns. So you silence the gene and see the effect. If yes, HER2 is a target, then if you remove that gene, you will see the removal of that effect as well. So for that, we need to tease out the entire biology and the mechanism. So CRISPR is coming up technology that is allowing us to understand the mechanisms, and we have to understand the entire cascade. Like the story from the BRAF, the mutations, because this is a MAP kinase, BRAF, the entire pathway, right? So this, unless we know the entire mechanism, we cannot find out the target, that who is coming after what. One's effect can be compensated by the other one. So it's very important to understand it as a systems biology, that about your target, right? Second group. Just a comment for target identification group, that when you do a target identification, just to tell you guys that when you do a target identification, three things are important. One is the biology validity, that's what he was explaining to you. Second part is druggability. And third part is commercial viability. Okay? So when you present as a target identification, I think you guys have done a tremendous job to tell how we have to do it, fine. But second thing is how you will approach, whether it's there you want to do or not to do. So there are three columns you have to make it. Okay? Identification, fine, you do some study, you understand whether it's a biology validity is there or not, you think of anything, and then you have to think of, that's the part which you have to take care. The moment you will do identification, then you ask the chemist to start making the compound in the target. Okay, this is how the flows go. So all three things, you have to pass on the target. You can't do only identification, say you have to move. Tomorrow you will move and say, oh, it's not druggable, or it is not useful. Nobody will take it. Thank you. All right, second group. I think we have to zip zap. Who's coming up? Yes, 12:13 already. What, why, how? Yeah. What, why, how, and what do you need? And don't restrict your thought processing by the unavailability of resources. You have got everything. I've got an American next to me. I've got another industry person next to me. They can fund you anytime. Yeah, sky is the limit. Hi, Assalamualaikum. My name is Muzammil, and we have chosen a novel antihypertensive drug for our study. So first, we will go for the in vitro studies, and for that, we have selected many kinds of assays and protocols. First, we will go for the protein binding, and then before moving on to the in vivo, we will in the in vitro, basically we will go for the different cell lines. So regarding that, we will follow the protocol of ADME. In the absorption, we will select, because the antihypertensive drug, usually they are taken orally, and for that we will go for a cell line which must be relevant to that aspect. So we should select a cell line which is similar to that. For that we will select some cell lines such as CACO2, which is human intestinal epithelial, which is the best for studying the intestinal permeability. And after going through the intestine, most of the drugs usually are metabolized in the liver. So for that, from the perspective of metabolic study, that where the drug goes, how it is metabolized, we will go for some hepatocellular cell lines such as HepG2, which is human hepatocellular carcinoma cell line, which is basically the best cell line for basic metabolism and toxicity studies. And after that, if that drug does well in the in vivo model, so we can also try for from the perspective of clearance from the body.
we will go for the renal nephrotoxicity. In order to check the nephrotoxicity, we will go for the renal cell lines. For example, we will check its effect in the HK2 human proximal tubular kidney cells, and because many antihypertensive or their metabolites pass through the kidney, so this is one of the aspects which we must focus on. And after we get through all these in vitro assays, and if the drug does well and it shows some positive aspect, then we will move to the in vivo studies. So in the in vivo studies, as per the current literature, so the gold standard in the in vivo studies is held by the rat model, which is best for screening the anti-hypertensive drugs. And before that, we can go for early screening, in which we can use models which are lesser, which are easier to work with from the perspective of ethics. We can, for the early screening, we will maybe see the effect of this drug in the zebrafish, which is best for the optical and heart vessel and genetic studies of this. And after we do the study in the rats, we will move on to the to check its effect in the mice, rabbits, and if it shows positive effect, and it means if we can see that this drug is having anti-hypertensive potential, then we might, before going on to the human trials, we might see its effect in the dogs, because dog is the best for the advanced preclinical stage before going to the human trials. And if it shows positive results, then we will move on to the pigs, which have closest cardiovascular anatomy to the humans, because as we know, in recent times, heart has been transplanted from pig to the human, and that was successful for some time. And we can also use non-human primates, which is difficult from the ethical perspective, but we can do that. And it happens only when the mechanism is highly human specific. If we want to go for further testing, then we can use some primate models as well, such as lemurs or rhesus monkey, somewhat like that. Okay, that's it from my side. Okay, thank you. I think I've round of applause for very good presentation. So I think you covered a lot of things. You are too much on animal model. Yes. You for drug approval, you don't need that many animal model. One question I'm asking you guys: what is missing between you and this group? Target identification and preclinical. What was missing? Lead optimization and assay. They have to provide you the assay. Okay. Then you get a drug. Preclinical start with a molecule. Molecule, you will get the molecule, but target identification people will provide a assay for you. Okay. Lead optimization they don't do the assay. They do the assay, but the whole process is start from the lead optimization, target identification. Okay. Then you mentioned a lot of animals. You will not get anywhere. Okay, for that, because animal right people are there outside. Okay, they will be having. So for approval, you need maximum three animal model. Okay. And for primate, we never used primate. For CNS drug, we have to use primate because we have to see the behavioral effect on that, because they are usually working on brain. Yes. For cardiovascular, sometime it is used. For example, Eliquis, there was no primate was used. I know who developed that. Okay. So this is one thing. Okay. Animal model, you start with mice, rat, and in cardiovascular area, rabbit is also another important. You don't have to go to pig or dog even, okay? But primate comes in picture. For preclinical work, there are a couple of things also you have to do, like mutagenesis, okay, AMS test. So before it goes into clinic, you have to do these tests, otherwise at the end, when it goes to market, you will know that, oh, it is mutagenic, withdrawn. So that's done at the preclinical stage in our company. Otherwise, I think anybody else want to present, or everything is okay? Okay, please come.
So this was your part. Thank you so much. Good job, mate. Yeah. So I am Mehak Sagir. So now I am having a target and a drug. So what I would like to do with the drug and a target, first I will go with the cell line studies, where I would like to study the protein dynamics studies of our drug, if our drug is a protein. So when we do work in the test tube, there are very controlled conditions, but molecular crowding is one of the things that affect the molecular protein dynamics also. So in the cell lines, I would like to do those studies, then followed by the animal models, preferably small one followed by the larger animals. So my aim is to study the efficacy and along with the toxicity of the drug in those animals. So for the toxicity, the retention of the drug in the body, in the preferably the whatever the model we are using of the disease. So retention studies can be done as, I don't know it is done in this way or not, but the PET-based retention studies, where we can study the retention of the drug in the organs of the animal model using very known technetium-99m isotope. The chronic interaction, I am very new to this field, so I would like to study the chronic effect of the drug in the animal model itself, so that we can reduce the chances of failure in the later stage in the clinical trials. Also, organs to be looked for the toxicity. So it depends on the structure of the drug and other factors, that which organs are being affected. As we know that the metabolism of the drug is going to be majorly in the liver, but there may be the chances that the drug may be retained for a longer period of time in other organs also. So I would like to do an essays for those things also. Also the ADME part, so the absorption, distribution, metabolism and elimination. So I would like to go in those essays as well. And I have this thing that when we are talking about the neurotoxicity, so we can have the essays like the permeability of the drug towards the blood-brain barrier. So we can have a replica or a membrane more close to the blood-brain barrier. If the drug is crossing that membrane, we can develop in a laboratory, or maybe the work is going on, I don't know. So it will be easier for us to judge whether a drug is going to be a neurotoxic or not. So it will be more easier and also a cost effective. So this is what I would like to do. Thank you. So there are a couple of things about tissue distribution. You don't use PET reagent. You use radioligand drug. So it will be like a drug is there. We make it as a tritium, which is a radioactive material. And when we dose, this is done at the very later stage in the preclinical side to see the tissue distribution and excretion also. In ADME part also we do that. So PET reagent is for something else. This is. We use the PET scanner for the scanning. If we attach a radioactive molecule to the drug. Yeah, but not every molecule is PET reagent. That's what I'm saying. You are making a drug, and I think initially you said you have a protein. You are using a protein as a drug. So a molecule may be protein. Molecule may be protein. That's what I hear. That molecule may be protein. That's more difficult now. Okay, making a PET reagent out of protein is practically impossible almost. Okay, so PET reagents are small molecules with a radioligand like lutetium. Coordination.
Yeah, but they are mostly radio labeled. So for doing what you said it right. But in case of a small molecule or in peptide, small peptide also, we use tritium or iodine or fluorine. We can replace hydrogen with fluorine, and then we see that it is not, activity is not going down or there is no side effect. Okay? And otherwise it was, that's what I wanted to point out, that otherwise it was okay. Blood-brain barrier, you talk about it, right? So there are many transporters in blood-brain barrier. And there's one assay which is, I think, Dr. Zain, PAMPA is still used here? So PAMPA is the one which is used to simulate, you use the right word, thank you, using simulate the blood-brain barrier. But at the end, you have to do that. It does not mean that you inject to me and take something from my brain. There are many other ways to do that. Okay, thank you guys. A round of applause for number 2. Right. Let's see who gets the funding, the target identification or... They already got it. They already got it. Still they have budget them. Okay. Destroy कर दिया मैंने वो $1 billion idea. The language is yours. Oh, mic ले लें. No language barrier. सर आई एम इंटरेस्टेड इन जो मेरा जो इंटरेस्ट है वो हर्बल मेडिसिन्स में. अभी मैं काम कर रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट में, तो मैं नाइजिला सटाइवा एक्सट्रैक्ट पर काम कर रहा हूँ. तो मैंने बात भी करी थी डॉक्टर्स वगैरह से, तो हम नाइजिला सटाइवा का जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम चेक करना चाह रहे हैं जो डिजीज़ कंडीशन लाइक एस्थमा और हेपेटाइटिस. तो हमने एस्थमा के लिए बात भी करी थी डॉक्टर से, तो हमने पूरा एक रिसर्च प्रपोजल बनाया भी था, उनको दिखाया भी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें जो अब कोर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ी अब समझ में आई कि इतना इजी नहीं है कि हमें क्लिनिकल ट्रायल पे जाना, उसके एफिकेसी को और उसके ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है उसको चेक करना इतना इजी नहीं है. उसके लिए बहुत सारा एक पूरा मतलब एक जर्नी है जो हमको मतलब पूरी करनी पड़ेगी. तो उसमें जैसे अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में, लाइक इन विट्रो स्टडीज़, इन विवो स्टडीज़. तो अभी जैसे बहुत सारी रिसर्चेस जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उसमें हमने पता करा कि जो इसका नाइजिला सटाइवा का जो एक्सट्रैक्ट है वो इफेक्टिव है. इन विट्रो स्टडीज़ से पता चला कि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है. तो उसमें जो एक एक्टिव कंपाउंड है थाइमिक्विनोन वो उसके लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए. तो हम उसको एज अ क्लिनिकल ट्रायल में लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो इतना ईजी नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं. अब जैसे फिर इन विवो स्टडीज़ आती हैं, इन विट्रो के बाद इन विवो स्टडीज़ आती हैं. तो अभी तक नाइजिला सटाइवा में इन विवो स्टडीज़ नहीं है, सिर्फ इन विट्रो स्टडीज़ हैं. उसमें एक 2-3 डेटाबेसेस हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर नाइजिला सटाइवा की जो एक्टिव कंपाउंड है वो क्लिनिकल स्टडीज़ में या इन विवो स्टडीज़ में है या नहीं है. तो उसमें एक आती है कोकेरेन लाइब्रेरी, आती है कोकेरेन लाइब्रेरी. जो हम उस पर विज़िट करते हैं तो पता चलता है कि कितने कंपाउंड या फिर कौन से चीज़ें जो क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रही हैं. जब मैंने सर्च करा कोकेरेन लाइब्रेरी में तो उसमें कोई क्लिनिकल ट्रायल में नाइजिला सटाइवा से रिलेटेड कोई भी स्टडी मुझको नहीं मिली. तो अभी तक जो सारी स्टडीज़ हैं वो सिर्फ इन विट्रो स्टडीज़ हैं नाइजिला सटाइवा पर. लेकिन हम ये चाह रहे थे कि हम नाइजिला सटाइवा को हम स्विच करें, मतलब डिजीज़ में चेक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो लिया जाता है नाइजिला सटाइवा का जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है वो नॉर्मली हम डेली लाइफ में लेते हैं, तो वो इतना वो टॉक्सिक नहीं है, उसको लिया जा सकता है. तो हमने एक उस पर रिव्यू भी करा, तो एडीएमटी प्रोफाइल भी करी, तो वो उसमें मतलब कंप्यूटेशनल करी थी, वो सेफ़ है. तो जब हम फॉरवर्ड करें मतलब जैसे इन विट्रो से मतलब हम क्लिनिकल स्टडीज़ में आना चाहते हैं और ट्रायल कंडक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें एक तो एडीएमटी प्रोफाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो एडीएमटी प्रोफाइल है वो मतलब अच्छी होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिकोलॉजी. तो इसका इतना मतलब अच्छी मतलब एडीएमटी प्रोफाइल तो है. और इसके लिए फिर जैसे क्रूड एक्सट्रैक्ट को हमें लेकर जाना है क्लिनिकल स्टडीज़ में, तो उसमें ये है कि उसमें एक तो फंडिंग का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आता है कि जब भी हम मान लीजिए हम अपने किसी क्रूड एक्सट्रैक्ट को एज अ पॉपुलेशन पे चेक करना चाहते हैं, तो फंडिंग सबसे मैटर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है फंडिंग का है. विदाउट फंडिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग.
जब तक फंडिंग नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने बात भी करी डॉक्टर्स वगैरह से, तो वो जब तक मतलब आपके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है तब तक वो रेडी नहीं होंगे, कन्विंस नहीं होंगे वो आपके आइडिया को लेकर। तो पहले आपको पूरा उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, जो सारे उसके प्रोसीजर हैं क्लिनिकल स्टडीज से पहले के, वो आपके पूरे फॉर्मेटेड होने चाहिए, वो जो आप उसको अच्छे से उसको प्रपोज कर सकें। तो उसी के लिए रिसर्च प्रपोजल होता है कि आपको एक अच्छे से रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। तो हमने वो भी लिखा, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा समझ में आया कि उसको किस तरीके से लेकर चलना है उस प्रपोजल को। तो उसमें अब जैसे बताया कि जैसे उसकी डोज होती है, अब एडीमेटी मतलब टॉक्सिक डोज कि उसकी क्या है, अब उसको हमें पता चल गया जैसे 30 mg टॉक्सिक डोज है। तो हमने उसको ट्रायल करा इन विवो स्टडीज़ में, जैसे रोडेंट्स वगैरह नॉन रोडेंट्स में। तो 30 mg से मतलब टॉक्सिक डोज है, तो हम उसको क्लिनिकल ट्रायल में लेकर जाएंगे, लेकिन उसकी जो डोज वो 1/10 रखेंगे, तो उसको हम 5 mg में लेकर गए। तो इस तरीके पूरा प्रोसेस है क्लिनिकल ट्रायल में। फिर उसको हमें रजिस्टर भी करना होता है, जैसे IND प्रोफाइल करनी होती है। उसके लिए जो इंडिया में जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे DCGI एक अथॉरिटी है, वहाँ प्रोफाइल होगी जो हमारा जो भी प्रपोजल है। उसके बाद फिर DCGI से लेकर और फिर जो जिस हॉस्पिटल में हम कंडक्ट करना चाह रहे हैं ट्रायल, तो वहाँ की एथिकल कमेटी होती है, उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जब वो उसको अप्रूव करेंगी तो हमें बेसिकली 2 अप्रूवल चाहिए। एक अप्रूवल तो DCGI के थ्रू होना चाहिए और एक अप्रूवल इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, जो गवर्नमेंट जो मेडिकल बॉडीज़ हैं जो उसको परमिट करेंगी कंडक्ट करने के लिए। तो उसके बाद फर्दर हम उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो आफ्टर 2 मंथ सर मैं बात भी करी थी डिपार्टमेंट वगैरह में, तो हम एज अ उसको नाइजिला सटाइवा एक्सट्रैक्ट को हम उस पर चेक करना चाह रहे हैं एजमेटिक पेशेंट पर, एजमेटिक पेशेंट और हेपेटाइटिस बी। क्योंकि एक्चुअली मैं माइक्रोबायोलॉजी में काम करता हूँ, तो मैंने सर से बात करी थी, तो सर कह रहे थे कि ज़्यादा डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो हमारे डिपार्टमेंट में हेपेटाइटिस के पेशेंट आते भी हैं, तो हम उसको वहाँ से कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन सर अभी वो BSc के इतना मतलब एज अ मैं बैचलर स्टूडेंट हूँ अभी करंटली, आई एम परस्यूइंग माई बैचलर इन मेडिकल लैब साइंस, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें सारी इसमें ऐड ऑन करनी है। Yeah, you have done a wonderful job, and most importantly, we should also be proud of that we at least given something people understood. And more importantly for you, I will give you some note to do. There is a government Ayush ministry, they are putting money. Your work is much of a related to it. So put a proposal in 2 phases. One is a preclinical, and do some ADMET study. Your job is good, you have to just prove, and they will ask the question how you are going to the clinical trial if you don't have any data from a preclinical. Of course, there will be a lot of papers and all. If you have that, you can support to it, and then you can get small money, you can start your work. I think that's a wonderful way you can proceed if it has. And coming to that, I think the best part was the identification, and now you touched more that good part is you went for the tox study. You also told us the MTD also 30, and you said 1/10 of the dose we will go with the human. That's really wonderful to know that people are understanding where we have to go, and how this is how the clinical trial. Clinical trial is more of a regulatory stuff rather than doing. Important is you know the route. Now you can move. There will be a lot of hiccups, but good job. Thank you. I appreciate your team. You guys have done a good job. You have my number. You have my email. Contact me if you have a proposal. I can at least try to make it better so that people can conceive it. Okay. Okay. Thank you.